हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बायोलॉजिकल दुनिया में। यहाँ पर हम पढ़ेंगे 11th और 12th के कुछ महत्वपूर्ण बायोलॉजी के टॉपिक्स और साथ में ही नीट और एम्स के महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम जो टॉपिक उठाने वाले हैं उसका नाम है एनिमल किंगडम। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अरस्तु की एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमिलियम। इस पुस्तक के अंदर अरस्तु ने सबसे पहले रुधिर वर्ग के आधार पर जंतुओं को वर्गीकृत किया था। इसलिए हम पुरातन जंतु वर्गीकरण का जनक है वो किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। वर्तमान में हम कैरोलस लिनियस को है वो वर्गीकरण का जनक मानते हैं। तो अगर क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए कि आधुनिक वर्गीकरण का जनक है वो किसे कहा जाता है, तो ध्यान में रखना है कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। और कैरोलस लिनियस की एक महत्वपूर्ण पुस्तक की जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। तो आपको इसके बारे में भी जानकारी रखनी है। इसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि जो वर्गीकृत शब्द है, इस वर्गीकृत शब्द को हम कह सकते हैं टेक्सोनोमी। क्या कह सकते हैं? टेक्सोनोमी। तो इस शब्द को सबसे पहले जो दिया था वो साइंटिस्ट का नाम है कैंडोले। कैंडोले ने सबसे पहले वर्गीकृत शब्द का यूज किया था। द्विनाम पद्धति के बारे में कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी के अंदर बताया है, जिसके बारे में शायद आपको जानकारी पहले से होगी। त्रिनाम पद्धति के बारे में हेक्सले व स्ट्रिकलैंड ने बताया था। महत्वपूर्ण जानकारी है, त्रिनाम पद्धति के बारे में किसने बताया था? हेक्सले व स्ट्रिकलैंड ने। अगर यहाँ पर शब्द आ जाए त्रिजगत प्रणाली, त्रिजगत प्रणाली, तो त्रिजगत प्रणाली के बारे में किसने बताया? क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए तो आपको ध्यान में रखना है उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? उस साइंटिस्ट का नाम है हिक्कल। हिक्कल ने त्रिजगत प्रणाली के बारे में बताया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चतुर्जगत प्रणाली के बारे में कोपलैंड ने बताया था, जबकि पंच जगत प्रणाली के बारे में 1969 में आर.एच. व्हाइटेकर ने बताया था, जिसके बारे में हम पढ़ते भी हैं किताबों के अंदर, जैसे कि मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमिलिया है। तो इसके बारे में जानकारी पंच जगत प्रणाली के अंदर हम पढ़ेंगे। इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि अलग अलग समय में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था और काफ़ी हद तक वो सफल भी रहे थे। जैसे सबसे पहले अरस्तु ने रुधिर के रंग के आधार पर जंतुओं को दो भागों में विभाजित कर दिया। एक वे जीव जिनके अंदर आरबीसी नहीं पाई जाती हैं, जैसे कि हम नॉन कोडेट्स के बारे में बात करें, जैसे पोरीफेरा हो गया, सिलेंटेटा हो गया, जैसे टिनोफोरा हो गया, प्लेटी हेल्थमंथी, एसके हेल्थमंथी, ये सब नॉन कोडेट हैं। तो इनके अंदर आरबीसी नहीं पाई जाती है, तो इन सभी को हम एनाइमा समूह के अंदर विभाजित करते हैं। जबकि इनीम का मतलब होता है जिनके अंदर आरबीसी प्रेजेंट होती है, जैसे कोडेट्स है। और इसके अंदर हम विभिन्न वर्गों के बारे में, जैसे कि एम्फीबिया है, पिसीज है, एवीज है, रेप्टिली है आदि के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। इसके बाद में क्या हुआ? अरस्तु ने इनीमा को वापस दो समूह में विभाजित कर दिया। इनीमा मतलब जिनमें आरबीसी प्रेजेंट है, तो इसी को वापस दो भागों में विभाजित कर दिया। एक वे जीव जो कि बच्चे देते हैं, जिन्हें हम कहते हैं जरायुज, जैसे मनुष्य हो गया, व्हेल हो गई, या ये सभी स्तनधारी हो गए। इसके अलावा अगर अंडे देने वाले जीव है तो उनको हम क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं। जैसे मछली हो गया, उभयचर, सरीसृप, पक्षी है, ये सभी क्या है? अंडज प्राणी होते हैं। अब यहाँ पर आपको एक वैज्ञानिक का नाम याद रखना है जिसका नाम है प्लाइन। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन केवल इतना ध्यान में रखना है कि जब जीवों को उड़ने योग्य, ये उड़ने में असमर्थ दो भागों में विभाजित किया गया था, तो उस समय ये वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? प्लाइनी। प्लाइनी फ्ले। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में जॉन रे ने सबसे पहले जाति शब्द को परिभाषित किया था, जबकि जाति की जो जैविक परिभाषा है वो किसने दी थी? मेयर ने दी थी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। जाति शब्द दिया था जॉन रे ने, जबकि जाति की जो जैविक परिभाषा या आधुनिक परिभाषा है वो किसने प्रस्तुत की थी? मेयर ने प्रस्तुत की। इसके बाद में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि एक साइंटिस्ट है जॉर्ज लियोपोल्ड क्यूवियर। आप केवल क्यूवियर नाम याद रखें। इसने सबसे पहले संघ और उपसंघ शब्द है इनका प्रयोग किया था। और हेक्सले वही साइंटिस्ट है जिसने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना था। यहाँ पर हेक्सले और हिक्कल दो अलग अलग साइंटिस्ट है जो पीछे भी आए। हेक्सले जिन्होंने त्रिनाम पद्धति दी थी, हेक्सले और स्ट्रिकलैंड, जबकि त्रिजगत प्रणाली किसने दी थी? हिक्कल ने दी थी। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। हेक्सले ने जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना था। और यहाँ पर जो न्यू सिस्टमेटिक शब्द है, इस शब्द के बारे में सबसे पहले है जो यूज है, इस्तेमाल किया था, वो किसने किया था? जूलियल हेक्सले ने किया था। क्वेश्चन 4 से 5 मरतबा पहले भी आ चुका है। इसके अलावा कैसेरुकी और अकैसेरुकी शब्द भी लेमार्क ने इस्तेमाल किए थे। अब यहाँ पर लिखा है जातिवर्तीय वर्गीकरण।
आज हम अधिकांशतः जातिवर्तीय वर्गीकरण के बारे में ही पढ़ते हैं। देखो, वर्गीकरण अलग अलग प्रकार का होता है, कृत्रिम भी होता है, प्राकृतिक भी होता है, जातिवर्तीय भी होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, जातिवर्तीय वर्गीकरण के बारे में है वो एंगलर व प्रेंटल ने बताया था, जबकि जॉन रे ने जंतुओं की पहचान के लिए कुंजी का इस्तेमाल किया था, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कुछ साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसके बाद में हम जब किसी भी जीव के बारे में उसका वर्गीकरण पढ़ते हैं, तो वर्गीकरण में हम सबसे पहले देखते हैं कि वो जीव कौन से जगत में आता है, उसका संघ कौन सा है, उसका वर्ग कौन सा है, गण कौन सा है, कुल कौन सा है, वंश कौन सा है, उसकी जाति कौन सी है। जब हम जीव का वर्गीकरण इस आधार पर कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑब्लिगेट कैटेगरी। तो एक्चुअल में जब हम जगत, संघ, वर्ग, गण के बारे में किसी जीव के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो हम उसका ऑब्लिगेट कैटेगरी के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। अब हम जंतुओं का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया गया था, उस वर्गीकरण को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला आधार है वर्गीकरण का शरीर संगठन का आधार। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जीवों का शरीर है वो जीवद्रव्य से बना हो सकता है, कोशिका से बना हो सकता है, या उत्तक से बना हो सकता है, या उत्तक मिलकर अंग का निर्माण कर सकते हैं, और सभी अंग मिलकर आपस में किसका निर्माण करते हैं, अंग तंत्र यानी कि ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जीवद्रव्य स्तर का शारीरिक संगठन है वो जिन जंतुओं के अंदर पाया जाता है वो सब के सब जंतु है वो किसके सदस्य हैं, वो प्रोटोजोआ के सदस्य हैं। जिनके अंदर जीवद्रव्य आपस में मिलकर कोशिका का निर्माण कर लेते हैं तो वो कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन कहलाता है। और कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन किसके अंदर पाया जाता है, पोरीफेरा के अंदर पाया जाता है। और पोरीफेरा को हम सामान्य भाषा में स्पंज के नाम से भी जानते हैं। और ध्यान में रखना है कि पोरीफेरा संघ के सदस्यों के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनमें श्रम विभाजन होता है। महत्वपूर्ण जानकारी है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन का मतलब ये हो गया कि प्रत्येक कोशिका का अपना एक स्पेशल कार्य होगा, स्पेसिफिक कार्य होगा, वो कार्य वो कोशिका करेगी। तो इस प्रकार का श्रम विभाजन है वो पोरीफेरा संघ के सदस्यों में पाया जाता है। इसके बाद में उत्तक स्तर का शारीरिक संगठन, जैसे कि बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है, उत्तक। तो उत्तक स्तर का शारीरिक संगठन है वो सिलेंटेटा और टिनोफोरा संघ के सदस्यों में पाया जाता है। इसके बाद में अंग स्तर का शारीरिक संगठन होता है वो प्लेटी हेल्थ मंथीज के अंदर पाया जाता है। और अंग तंत्र का शारीरिक संगठन होता है वो एस के हेल्थ मंथीज या अन्य संघ के अंदर पाया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण वर्गीकरण का आधार हो गया हमारे सामने शारीरिक संगठन, यानी कुछ जीव जीवद्रव्य के आधार पर वर्गीकृत होते हैं। उनके अंदर कोशिकाएं पाई जाती है, कुछ के अंदर उत्तक पाई जाती है, कुछ के अंदर अंग और कुछ के अंदर अंग तंत्र पाए जाते हैं। तो उस आधार पर हम जीवों को वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके बाद में हम सम्मिति के आधार पर भी जीवों को वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे सम्मिति है 3 प्रकार की दे रखी है, असम्मिति, अर्रीय सम्मिति और द्विपार्श्व सम्मिति। तो असम्मिति क्या होती है, असम्मिति के बारे में आपको जानकारी ये रखनी है। जैसे मैंने एक जीव बना दिया यहाँ पर, अगर मैं इस जीव को यहाँ से 2 भागों में विभाजित करूँ और एक भाग दूसरे भाग के बराबर नहीं है, पहला भाग है वो दूसरे भाग के बराबर नहीं है, तो इस प्रकार की सम्मिति को हम क्या कहते हैं, असम्मिति कहते हैं। क्या कहते हैं, असम्मिति। अगर मैं किसी जीव को, जैसे एक जीव है इस प्रकार मैंने बना दिया और इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, अगर एक भाग दूसरे भाग के बिल्कुल समान है, क्या है, समान है, लेकिन क्या नहीं है, दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। समझ रहे हो, दर्पण प्रतिबिंब हूबहू नहीं है, फोटोकॉपी नहीं है, समान है काफ़ी हद तक लेकिन हूबहू नहीं है। इस प्रकार की सम्मिति को हम क्या कहते हैं, अर्रीय सम्मिति कहते हैं। और एक हमारे पास में हम अपना उदाहरण ले लेते हैं, मनुष्य है। अगर मनुष्य को बीच में से काट दिया जाए तो एक भाग है दूसरे भाग की बिल्कुल क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। अगर हम किसी जीव को केंद्रीय अक्ष से काटते हैं तो एक भाग दूसरे भाग के क्या हो जाएगा, बिल्कुल समान, यानी कि जैसे कि दर्पण प्रतिबिंब हो, बिल्कुल समान हो जाएगा। तो इस प्रकार की सम्मिति को हम क्या कहते हैं, द्विपार्श्व सम्मिति कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो सम्मिति कितने प्रकार की होगी, 3 प्रकार की होगी। असम्मिति यानी किसी जीव को अगर 2 भागों में विभाजित करें तो एक भाग दूसरे भाग के बराबर नहीं होगा, तो इस प्रकार की सम्मिति को हम क्या कहते हैं, असम्मिति कहते हैं। अधिकांश स्पंज है जैसे पोरीफेरा के सदस्य, लेकिन यहाँ पर अपवाद है ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया के अंदर असम्मिति ना पाई जाकर अर्रीय सम्मिति पाई जाती है।
अर्रीय समिति क्या होती है, अभी बताया था। जब हम किसी जीव को केंद्रीय अक्ष से दो भागों में विभाजित करते हैं तो एक भाग दूसरे भाग के समान होता है, लेकिन दर्पण प्रतिबिंब नहीं होता है, बिल्कुल फोटोकॉपी या हूबहू नहीं होता है। तो ये अर्रीय समिति कहलाते हैं, जैसे कि सिलेंट्रेटा आ गया, टिनोफोरा आ गया, इकाइनोडर्मेटा। महत्वपूर्ण शब्द है इकाइनोडर्मेटा। इसके बारे में आपको ध्यान ये रखना है कि इकाइनोडर्मेटा के जो लार्वा होते हैं उनके अंदर तो द्विपार्श्व समिति पाई जाती हैं, जबकि इकाइनोडर्मेटा के जो एडल्ट होते हैं, वयस्क होते हैं, उनके अंदर देखो यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है वयस्क। वयस्क के अंदर अर्रीय या पंच अर्रीय समिति पाई जाएगी, जबकि इकाइनोडर्मेटा का अगर लार्वा है तो उस लार्वा के अंदर द्विपार्श्व समिति पाई जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में द्विपार्श्व समिति यानी प्लेटी हेल्थ मंथीज के बाद में जितने भी सदस्य आते हैं, जैसे एस के हेल्थ मंथीज आ गया, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, उन सभी के अंदर द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। मतलब इनको अगर केंद्रीय अक्ष से काटा जाए तो एक भाग है दूसरे भाग के बिल्कुल समान होगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। बाकी के बारे में हम कल जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।